गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर राष्ट्रवाद जो है उसके हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स देख लिए थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो राष्ट्र है वो अन्य हमारे समुदाय जो हैं उनसे पृथक कैसे है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। देखो, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय नाम से समझ में आ रहा है कि वर्तमान में जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनके स्वयं के जितने भी मामले हैं उन सब में निर्णय लेने का अधिकार जो है वो उनको खुद को प्राप्त होना चाहिए। अर्थात राष्ट्र जो है उन पर उनका खुद का शासन हो, उनका खुद का अधिकार हो। मतलब किसी अन्य कंट्री का शासन जो है या जो अधिकार जो है वो हमारे देश पर नहीं होना चाहिए। और आत्मनिर्णय का जो ये अधिकार है, इसकी जो मांग है वो विशेषकर ऐसे लोग जो है उनके द्वारा की जाती है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर साथ में रहते हैं, जिनकी एक समान पहचान होती है। इनकी जो ये मांगे होती हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि इनकी जो संस्कृति है उनकी रक्षा की जा सके। जैसे कई बार आप लोग देखते हो कि अपने लिए एक पृथक क्षेत्र की मांग करते हैं अपने लिए। उसका रीजन ये होता है कि ये लोग अपनी संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी अन्य व्यक्ति का, अन्य क्षेत्र का, अन्य समुदाय का इन पर अधिकार हो। तो यहाँ जो आत्मनिर्णय की मांग है वो एक समान पहचान रखने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा की जाती है, जिनकी अपनी संस्कृति होती है, जिनकी अपनी एक पहचान होती है। 19वीं सदी में अगर आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर एक संस्कृति एक राज्य, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यूरोप के अंदर एक मान्यता प्रचलित हुई थी, एक संस्कृति एक राज्य। इसका मतलब जो था वो ये था कि एक राज्य के अंदर एक ही संस्कृति जो है उनको महत्व दिया जाने लगा था। उन लोगों को ऐसे राज्य की मान्यता जो थी वो बढ़ी थी जहां पर एक ही संस्कृति के लोग जो हैं वो निवास करते हों। इसीलिए अगर आप देखोगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो राज्यों का पुनर्गठन जो था वो इसी आधार पर किया गया था। जब वर्साई की संधि हुई तो वर्साई की संधि के बाद में भी जो अनेक राज्य गठित हुए वो जो नव स्वतंत्र राज्य थे उनमें एक संस्कृति एक राज्य की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा की जाने लगी। और इन मांगों ये जो बढ़ती हुई मांगे थी एक संस्कृति एक राज्य की, इसके कारण से ही राज्यों की जो सीमाएं थी उनके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन किया गया। अब जब सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग जो है उनको एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा। तो जब सीमाओं में परिवर्तन किए गए तो इसका रिजल्ट ये निकला कि लोग जो थे उनको एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। जिन लोगों के घर उन सीमाओं के अंदर थे वो लोग अपने घरों से बेघर हो गए। सांप्रदायिक दंगे जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसके कारण से बहुत से लोग जो थे वो हिंसा का शिकार भी हुए। तो आप जैसे कि अगर आप देखेंगे भारत के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया धर्म के नाम पर, तो बहुत से लोग जो थे उनको विस्थापित होना पड़ा। सांप्रदायिक हिंसा जो थी वो पूरे देश के अंदर फैली, जिसमें काफ़ी लोग जो थे उनको हानि जो थी वो उठानी पड़ी। तो अर्थात अपनी संस्कृति के आधार पर जब राष्ट्र निर्माण के सिद्धांत को अपनाया जाता है तो इसके कारण से अनेक समस्याएं जो हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ता है। तो सांस्कृतिक आधार पर राष्ट्र के निर्माण के प्रयास के बाद भी एक राष्ट्र में केवल एक ही संस्कृति के लोग रहें ये संभव नहीं है। जैसे अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत के अंदर एक ही संस्कृति के लोग नहीं है, जबकि यहाँ पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, लेकिन आज यहाँ पर विविध संस्कृतियों के लोग जो हैं वो निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इसका लास्ट टॉपिक आता है वो आता है राष्ट्रवाद और बहुलवाद। राष्ट्रवाद और बहुलवाद ये इसका लास्ट टॉपिक है। देखो, एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये आवश्यक है कि संस्कृति और समुदाय को विकसित करने का जो प्रयास है वो प्रत्येक देश के द्वारा किया जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे कि लोकतांत्रिक देश जो है उनके द्वारा जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के अनेक उपाय किए जाते हैं। इसमें आप भारत का उदाहरण देख सकते हो कि भारतीय संविधान के अंदर जो धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं
उनकी सुरक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। ये अपनी संस्कृति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और राजकीय संस्थाओं में इनको प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि स्पष्ट है कि इन अधिकारों के माध्यम से या कानून और व्यवहार की समानता प्रदान करके, इनके साथ सुरक्षा का व्यवहार करके इनको सांस्कृतिक पहचान जो है वो अपनी दी जा सकती है, चाहे अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, लेकिन इनको अपनी एक सांस्कृतिक पहचान दी जा सकती है। और सांस्कृतिक दृष्टि से इस समानता के आधार पर ही ये भी आशा की जाती है कि इन समूहों को ये अपनी जो आकांक्षाएं हैं उनसे ये संतुष्ट हो सकेंगे और सुरक्षा इनको प्राप्त हो सकेगी। लेकिन आज फिर भी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे समूह हैं जो कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं और इन मांगों को पूरा करवाने के लिए कई बार वो अलोकतांत्रिक तरीके जो हैं उनका सहारा भी लेते हैं, क्योंकि हर हर देश के अंदर आप हर समूह को स्वतंत्र कर दें ऐसा संभव नहीं है। तो राष्ट्रीय पहचान के ये जो दावे हैं इनको स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं होता है कि अगर कोई समूह कोई अवांछित मांग कर रहा है तो उस मांग को भी स्वीकार कर लिया जाए। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर वांछित मांग होगी तभी उसको स्वीकार किया जा सकता है, अवांछित मांगे अगर किसी समूह की है तो उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस टॉपिक के साथ साथ आपका ये चैप्टर जो है वो भी एंड होता है। थैंक यू।